हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। घर की लक्ष्मी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए जी, लगता है अस्पताल जाने का वक्त आ गया है। मैं गाड़ी निकालता हूँ नम्रता, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। और सुन वीर, तू अपनी बाकी भाइयों का ध्यान रखना। मैं तेरी बुआ को फोन कर दूंगा, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ ठीक है पापा। ऐसा कहकर राजीव जल्दी से गाड़ी में नम्रता को लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। 3 दिन बाद उसकी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी ननद साधना उसके चारों बेटों की देखभाल कर रही थी। मुबारक हो भैया, अब तो आपके घर भी लक्ष्मी आ गई। अरे क्या लक्ष्मी आ गई? लड़कियां कोई घर की लक्ष्मी थोड़ी ना होती हैं, वो तो बल्कि घर की लक्ष्मी लेकर दूसरे घर चली जाती हैं। असली घर की लक्ष्मी तो घर के बेटे ही होते हैं, जो बड़े होकर लक्ष्मी कमाकर भी लाते हैं और साथ ही साथ दूसरे घर की लड़की को ब्याह कराते हैं, जो अपने साथ दहेज में लक्ष्मी लेकर आती है। ऐसा क्यों कहते हो भैया? आजकल के जमाने में तो सब बराबर है। अरे वो सब कहने के लिए, लेकिन असल में तो सच्चाई सबको पता है। अब तुझे ही देख ले, तेरा ब्याह किया हमने तो बाबूजी को कितना दहेज देना पड़ा था। पता है, बाबूजी को अपना खानदानी खेत तक बेचना पड़ गया था, तो तू हमारे घर की लक्ष्मी लेकर ही तो गई थी। और मुझे देख, मैं इस घर का बेटा था तो मैंने कैसे अपने लकड़ी के व्यापार को आगे बढ़ाया और घर की लक्ष्मी को दोगुना किया। ये सब सुनकर साधना को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस वक्त चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। राजीव ठाकुर के अब 4 बेटे वीर, नकुल, रॉकी और अनूप थे। साथ ही अब उनकी एक बेटी सांझ भी थी। लेकिन राजीव तो अपने चारों बेटों को देखकर अपनी छाती ठोककर एक ही बात कहते। अरे मुखिया जी, मेरे 4 बेटे हैं, बुढ़ापे की लाठी हैं। ये सब मुझे आपकी तरह बुढ़ापे में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बेटी का क्या है, ये तो पराया धन होती है, एक दिन शादी करके चली जाएगी, तब तो यही मेरे 4 बेटे मुझे बैठाकर खिलाएंगे और हमारी बहुएं हमारी सेवा करेंगी। अब नम्रता अपने पति की ये बात चुपचाप सुनती रहती, लेकिन जब भी राजीव अपने बेटों और बेटी में फर्क करता तो उसकी आंखें नम हो जाती। राजीव ने अपने 4 बेटों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख जाएं, और सांझ का दाखिला उसने सरकारी स्कूल में करवा दिया। अजी, जहाँ अपने 4 बेटे जाते हैं, अब सांझ का एडमिशन भी वहीं करवा देते, सारे भाई बहन एक साथ चले जाते। नहीं, उसके लिए सरकारी स्कूल ही काफी है। लड़कियों को इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने कौन सा पढ़ लिख कर वकील बन जाना है? आखिर शादी करके दूसरे घर ही तो जाना है। सरकारी स्कूल से भी पढ़ लेगी तो बहुत है, कम से कम कहने को तो होगा कि लड़की पढ़ी लिखी है। इससे अच्छा घर ढूंढने में आसानी होगी। दरवाजे के पर्दे के पीछे से छोटी सी सांझ ये सब बातें सुन रही थी। उसके दिल में ये बात किसी तीर की तरह चुभ गई। लेकिन पापा जी, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। चुप कर, बहुत बोलने लगी है तू। लड़कियों की जुबान जितनी कम चले उतना ही अच्छा रहता है। इसीलिए कहता हूँ नम्रता, इसे घर के काम सिखा, ये किताबों से कुछ न सीख पाएगी। ये सुनकर उसे बड़ा बुरा लगता है। एक शाम जब सभी भाई टीवी देख रहे थे और सांझ पढ़ रही थी, तब भैया टीवी की आवाज कम कर दो ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे देखो देखो, हमारी सरकारी मास्टर नहीं बन रही है। ये सुनकर चारों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े। अब वो चारों बेटे कॉलेज पहुंच गए थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों और मौज मस्ती में लगने लगा। उधर सांझ दिन रात मेहनत करती रही, जबकि चारों लड़के मौज मस्ती करते। अजी, रात के 1 बज रहे हैं, अभी तक आपके बेटे घर नहीं लौटे। कहकर गए थे कि कॉलेज फ्रेंड की जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। अब घर आने का भी कोई समय होता है कि नहीं? ओफो नम्रता, तुम न बेकार की टेंशन ले रही हो। वो 4 लड़के हैं और यही तो दिन है उनकी मौज मस्ती करने के। फिर तो सारी उम्र भर उन्होंने काम ही करना है। चलो अब सो जाओ, आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा है ये ठीक बात नहीं। नम्रता देर रात तक उनका इंतजार करती है। वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर देखती है, जहाँ वो देर रात तक पढ़ाई कर रही होती है। सांझ बेटा, तू अभी तक पढ़ाई कर रही है? कितनी देर हो गई बेटी, अब तू जाकर सो जा। बस माँ, थोड़ी देर और आप जाकर सो जाइए। भैया जब आएंगे तब मैं दरवाजा खोल दूंगी। ठीक है बेटी। फिर नम्रता जाकर सो गई और सांझ पढ़ाई में लग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर कुछ समय बाद राजीव ने अपने 4 बेटों की शादी धूमधाम से कर दी। अब घर में नई नई बहुएं आई, निधि, सुमन, काजल और प्रीति। बेटा, मैंने अपने कारोबार को बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। अब ताउम्र काम कर करके अब मैं थक गया हूँ, इसीलिए अब ये काम तुम 4 भाई मिलकर संभालो और हमारे व्यापार को आगे बढ़ाओ। आप टेंशन मत लो पापा, अब हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब 4 भाई अपने पिता का लकड़ी का व्यापार संभालने लगे और घर की बहुएं घर को। एक रोज, बहू ये क्या, तूने चाय में चीनी कितनी डाल दी? तुम जानती हो ना तुम्हारे पापा जी को शुगर है, इतनी मीठी चाय पियेंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अब माँ जी, एक बार चाय बन गई है, अब इसे फेंक कर वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, और एक आध बार पीने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तभी सांझ बोल पड़ती है, नहीं भाभी, पापा के लिए एक बार का मीठा भी खतरनाक है। आप जानती नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर सांझ रसोई में चली गई और चाय बना कर दी। चाय देने के बाद सांझ कॉलेज चली गई। राजीव कमरे में बैठा ये सब देख रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बोला। उधर उसके 4 बेटे अपने कारखाने पर बैठकर सारा दिन ताश
यूं ही दिन बीतने लगे और फिर एक रोज शादी के कुछ महीनों बाद ही घर का माहौल बदलने लगा। क्यों? मैं क्यों खाना बनाऊं? भूलो मत, सुबह का खाना भी मैंने ही बनाया था माँ और पापा जी के लिए। उनके नखरे भी तो हैं। अब सुबह मेरी नींद जरा देर से खुली तो मैंने सबके लिए पास्ता बना दिया, लेकिन नहीं, उनके तो अलग ही नखरे हैं। कहने लगे हमसे तो नहीं खाया जाएगा बहू, हमारे लिए तो पोहा ही बना दे, हमसे ये सब डाइजेस्ट नहीं होता। वही तो, अब मैंने दिन में लंच बनाया तो उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च तेज हो गया तो कहने लगे हमारे लिए खिचड़ी बना दे, जैसे कि हम तो उनके नौकर बैठे। मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, अब मैं उनके नखरे और नहीं सहने वाली। अब धीरे धीरे बहुओं को अपने सास ससुर को लेकर खटपट रहने लगी। यूं ही दिन बीते फिर एक रोज। अरे नकुल बेटा, शाम को आते आते तो हमारे लिए दवाइयाँ लेता हुआ आ जाइयो। डॉक्टर ने कहा है ये वाली अच्छी कंपनी की दवाइयाँ हैं। ठीक है पापा। अरे नकुल, तू दवाई लेने जा ही रहा है तो जाता जाता मेरे लिए भी बाम लेता ही हो, कल से कमर में बहुत दर्द है। नकुल मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला गया और शाम को वो दवाइयाँ ले आया। पूरे 3,000 की दवाइयाँ आई हैं आपकी? नकुल ने ऐसे ये बातें कही जैसे वो उन्हें कोई ताना दे रहा हो। अब धीरे धीरे उनका काम धंधा और भी मंदा होता गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, दिन पर दिन कितना नुकसान होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें तो कितना नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। ऐसे में माँ और पापा का खर्चा अलग से उठाओ, उनकी दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं, और खाना पीना वो डिमांड्स अलग से। अब तो हमें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। मेरी मानो तो अब हमें उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो कल को सांझ की शादी का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। तूने बिल्कुल ठीक कहा, हमें आज ही इस बारे में उनसे बात करनी होगी। कल सुबह ही हम उन्हें ये घर छोड़ने के लिए कह देते हैं। अब सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। उस रात सांझ रात के 10 बजे घर लौटती है। आ गई तो इतनी देर तक कहाँ थी? मैंने कहा था ना नम्रता लड़की है, इसे कंट्रोल में रखना, नहीं तो पंख लग गए तो रोकना मुश्किल होगा। आपने ठीक कहा जी, लेकिन मेरी बेटी ने जिस उड़ान के लिए अपने पंख फैलाए हैं उसके लिए मुझे उस पर नाज है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बेटी शहर की एक बड़ी लॉयर बन गई है, वो भी सरकारी वकील। और आज ये एक बड़े कारोबारी जो गरीब लोगों की जमीन हथिया कर बैठा हुआ था उसके खिलाफ केस लड़ने गई थी। इसलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि इसे आने में देर हो जाएगी। क्या फैसला रहा बेटी तेरे केस का? माँ, मैं ये केस जीत गई हूँ। क्या सच में बेटी? लेकिन तुम लोगों ने मुझसे बात छुपाई क्यों? तो क्या करते, आप हमेशा उसकी नौकरी के खिलाफ रहे हो, हमें लगा कहीं आप उसका काम न बंद करवा दो। अरे मेरी बेटी आज इतनी काबिल बन गई है, वकील बन गई, और भला मुझे क्या ही चाहिए। उस रोज पहली बार राजीव ने उस पर फक्र जताया। फिर अगली सुबह होते ही राजीव के बेटों और बहुओं ने उनसे कहा, अब हम आपको और बोझ नहीं उठा सकते, इसीलिए माँ पापा आप अपनी इस बेटी को लेकर निकल जाइए। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन अब हम तुम तीनों का बोझ नहीं उठा सकते। ये सब सुनकर तो जैसे उनका दिल ही टूट गया। तभी सांझ कहती है, मैं जानती थी कि एक न एक दिन आप ये हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले ही माँ पापा और हम तीनों के लिए नए घर का इंतजाम कर लिया है, और वो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। और अब मैं एक सरकारी वकील बन गई हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम सबको अंदर करवा सकती हूँ। और पापा, वो जो सामने वाला बड़ा बंगला बनकर तैयार हुआ है ना, उसे मैंने खरीद लिया है, अब से हम वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर वो सभी हैरान रह गए। क्या कहा? वो बंगला तुम्हारा है? हाँ, वो मेरा है, और अब से मेरे माँ पापा का भी। ये सुनकर वो सभी हैरान रह गए। मुझे फक्र है कि भगवान ने मुझे एक लायक बेटी दी है। आज मैं फक्र से कह सकता हूँ मेरी बेटी तो मेरे घर की लक्ष्मी है। उस रोज राजीव को एहसास हुआ कि सच में कहा गया है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। चंद्रभान एक गरीब चूड़ी वाला था। वो और उसकी पत्नी रोजाना हाथ की चूड़ी बनाते और चंद्रभान गांव में गली गली घूमकर टोकरा सिर पर उठाए चूड़ी बेचता था। चंद्रभान और उसकी पत्नी निर्मला लक्ष्मी जी की बहुत पूजा आराधना किया करते थे। जय लक्ष्मी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय लक्ष्मी माँ। सुनो जी, क्या हुआ? आज तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो। क्या करूं निर्मला, गांव में बड़े बाजार लगने वाले हैं। सोच रहा था त्योहारों के दिनों में बिक्री अच्छी हो जाएगी, पर गांव के बड़े चूड़ी बेचने वाले व्यापारी मुझ गरीब को कहाँ बड़े बाजारों में बैठने देंगे। इसी चिंता में बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। हम उनसे दूर रहें तो ही अच्छा है। ये लो चूड़ियाँ, मैंने टोकरी में रख दी है। निर्मला, तूने देवी लक्ष्मी की आज की चूड़ियाँ अलग रख दी ना? हाँ, मैंने उनकी लाल हरी चूड़ियाँ पहले ही उन्हें पहना दी हैं। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर देवी लक्ष्मी को रोजाना के माल में से चूड़ियाँ पहनाना मैं कभी नहीं भूलती। ठीक है निर्मला, फिर मैं काम पर जाता हूँ। चंद्रभान चूड़ी बेचने चला जाता है। कहते हैं भक्तों के द्वारा अर्पण की गई कोई भी वस्तु भगवान तक अवश्य पहुंचती है, और वही हुआ निर्मला और चंद्रभान के द्वारा। रोजाना की चढ़ाई हुई चूड़ियाँ माँ लक्ष्मी तक पहुंच रही थी, जिस बात से वे दोनों अनजान थे। देखिए स्वामी, आज मेरे प्रिय भक्त चंद्रभान और निर्मला ने मेरे लिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ भेजी हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। बहुत मेहनत से वो इन चूड़ियों को तैयार करते हैं, और रोजाना ही सबसे पहले वो चूड़ी तुम्हारे लिए ही निकालते हैं। अब देवी लक्ष्मी चूड़ी के बदले कुछ तो आपको अपने भक्त को देना ही चाहिए।
स्वामी, समय आने पर मैं ये कार्य भी अवश्य करूंगी। ऐसे ही एक दिन चंद्रभान गांव की एक गली में चूड़ियां बेच रहा था। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, हरी भरी लाल नीली पीली चूड़ियाँ। गली की कुछ औरतें चंद्रभान से चूड़ी खरीदने लगी। उन्हें चूड़ियां बहुत पसंद आई। हाथ की बनी ये चूड़ियां तो बहुत सुंदर हैं भैया, और सस्ते दाम भी। सही कह रही हो बहन, गांव के बड़े बाजार में तो चूड़ी वाले इतनी महंगी चूड़ी देते हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़ी ही खरीद पाते हैं। चंद्रभान भैया, तुम्हारी चूड़ियां सचमुच बहुत ही सुंदर और मजबूत कांच की बनी होती हैं। शुक्रिया बहन जी, सब देवी लक्ष्मी की कृपा है। उन्हीं का नाम लेकर मैं और मेरी पत्नी चूड़ियाँ बनाते हैं। ये लीजिए, मैंने आपकी चूड़ियाँ बांध दी हैं। चंद्रभान उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी। चंद्रभान चूड़ियां बेचकर वापस घर की ओर जा रहा था। तभी मैं कहूँ, मोहल्ले की औरतें बड़े बाजार में हमसे चूड़ी खरीदने क्यों नहीं आती? क्योंकि तू पहले ही गलियों में बेच जाता है। आज तू नहीं बचेगा, तेरी सारी चूड़ियां तोड़कर हाथ में दे दूंगा। सही कह रहे हो भैया, इस चंद्रभान ने हमारा चूड़ियों का काम बंद करके रखा हुआ है। इसके पैसे छीन लो और इसे मार पीट कर यहाँ से दफा करो। उन चूड़ियों के व्यापारियों ने चंद्रभान को बुरी तरह से पीटा और उसकी सारी चूड़ियां भी तोड़कर कमाए हुए पैसे भी छीन लिए। चंद्रभान रोते रोते बेहोश हो गया। चंद्रभान को जब होश आया तब वो अपने घर पर बिस्तर पर था। निर्मला, मुझे घर कौन लाया? आपके सिर पर चोट आई है, ये लो, ये हल्दी वाला दूध बनाया है, पहले ये पी लो। दीदी, भैया जी को होश आ गया, ये देखकर मुझे तसल्ली हुई। बहन, तुम कौन हो? इसका नाम कमला है, यही आपको घर तक लाई है। भैया जी, मैं वहाँ से गुजर रही थी, आपको बेहोश देखा, अड़ोस पड़ोस के लोगों से आपके घर का पता पूछा और आपको यहाँ तक ले आई। कमला अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करती है और वहीं रहती है। शुक्रिया बहन। अब क्या होगा निर्मला? ये चूड़ी के बड़े व्यापारी तो रोजाना ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पता नहीं आगे त्योहार के दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी। दीदी जी, जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक अगर आप चाहो तो मैं आपकी चूड़ियां बेचने में मदद कर सकती हूँ। पर बहन, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत करो दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप कल मुझे चूड़ियां बनाकर दे देना, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगी। मुझे आपकी सहायता करने से बहुत खुशी होगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें कल चूड़ियां बनाकर दे दूंगी, पर अपना ध्यान रखना। अगले दिन निर्मला कमला को चूड़ियां बनाकर बेचने के लिए एक टोकरी में भरकर दे देती है और नियम के अनुसार उसमें से कुछ चूड़ियां देवी लक्ष्मी को पहनाती है। इसके पश्चात कमला चूड़ियां बेचने के लिए गलियों में न जाकर गांव के बड़े बाजार में चली जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर लाल लाल नीली पीली हरी गुलाबी कांच की चूड़ी ले लो, ले लो। अरे ये कौन है नई लड़की, चूड़ियाँ बेचने आई है? क्या इसे पता नहीं ये बाजार हम जैसे चूड़ी व्यापारियों के लिए है? लगता तो ऐसा ही है, और ग्राहक तो इसकी चूड़ियाँ खरीदते ही जा रहे हैं। आखिर इसके आसपास इतनी भीड़ कैसे है भाई? हैं? चलो भैया, इसे यहाँ से हटाते हैं। अरे हटो हटो, जाओ यहाँ से, कोई इससे चूड़ी नहीं खरीदेगा। जो भी चूड़ी खरीदनी है हमारी दुकान पर आओ। ओ लड़की, चल उठ, अपना टोकरा उठा और चल भाग यहाँ से, वरना तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ देंगे। अच्छा तो ठीक है, मेरा टोकरा उठाकर दिखाओ। लगता है तुम मानेगी नहीं, अब तेरी चूड़ियाँ तोड़नी ही पड़ेंगी। अरे ये टोकरा उठ क्यों नहीं रहा है? अरे भैया जरा मदद करो, ये तो जमीन से चिपक गया भाई। भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये टोकरा तो हम जमीन से उठा ही नहीं पा रहे हैं। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे अभी बताते हैं। चलो तुम्हें हवा की सैर कराती हूँ, घूम जाओ। अरे कोई बचाओ, ये धरती घूम रही है या हम घूम रहे हैं? हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें नीचे उतारो बहन, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम हवा में लटक रहे हैं, हमसे अब सहन नहीं हो रहा। एक शर्त पर तुम्हें नीचे उतार दूंगी। पहले वादा करो, चंद्रभान चूड़ी वाले को तुम बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे और न ही उसके जैसे किसी और गरीब को। नहीं तो तुम्हारा फिर से ये हाल करने मैं जरूर आऊंगी। मेरी तुम पर नजर रहेगी। हम वादा करते हैं बहन, हम वादा करते हैं। हम आज के बाद चंद्रभान तो क्या, किसी भी गरीब मजदूर को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हम अपने काम से काम रखेंगे। हाँ। चूड़ी वाले कमला से माफी मांगते हैं। कमला खुशी खुशी सारी चूड़ियां बेचकर घर पहुंचती है और निर्मला को चूड़ियों के बदले ढेर सारे रुपए देती है। ये देखो दीदी जी, आज मैंने सारी चूड़ियां बेच दी और मैंने उन चूड़ी वालों की ऐसी खबर ली है कि वो आज के बाद भैया जी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। वो देखो, वो तो भैया जी से माफी मांगने भी आए हैं। चंद्रभान भैया, हमें माफ कर दो। आज के बाद आप भी हमारे साथ बड़े बाजार में चूड़ियां बेचने जरूर आ सकते हो।
हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। हाँ चंद्रभान भैया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन कमला, तुम्हारे कारण आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। आप सही कह रहे हो। कमला बहन तो हमारे लिए सचमुच देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। दोनों की बात सुनकर कमला मुस्कुराने लगती है। अचानक निर्मला की नजर कमला की कलाइयों पर जाती है। वो मंदिर की तरफ देखती है। माँ लक्ष्मी को सुबह जो चूड़ियाँ उसने पहनाई थी वो उनके हाथों में नहीं थी, वो तो कमला ने पहन रखी थी। निर्मला कमला के चरणों में गिर जाती है और उनसे दर्शन देने के लिए कहती है, देवी मैया, आप साधारण नहीं हो, अपने साक्षात रूप में आओ माँ, हमें कृतार्थ करो माँ। निर्मला की पुकार पर देवी लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में आती है। उठो निर्मला, मैं तुम्हारी और चंद्रभान की भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। अब तुम दोनों को कभी भी कोई दुख नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे घर धन दौलत संतान तथा सुख समृद्धि का वास होगा। देवी लक्ष्मी, आपकी जय हो मैया। जय हो लक्ष्मी मैया की। देवी लक्ष्मी निर्मला और चंद्रभान दोनों को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।